नमस्ते दोस्तों, पवार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप पेन कॉपी लेकर के ज़रूर बैठें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको नोट करें और अपने मन से जो है वो वाक्य बना करके उनको बनाने का प्रयास करें, तभी जो है आप टेंस सीख पाएंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सर्वप्रथम हम पहचान की बात करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, हिंदी जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। तो आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें। ता है, ती है, ते है या ता हूँ इत्यादि शब्द जो है हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। दूसरी बात करते हैं हम मेन वर्ब की, जिसको मैं शॉर्ट में MV से लिख रहा हूँ। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। और जब कर्ता सिंगुलर होता है यानी एक वचन कर्ता जब होता है तो इसी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES भी लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखें, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन विशेष नियम में नोट करके लिख ले आप कि जब कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन हो। एक वचन कर्ता कौन कौन होते हैं हमने पहले भी बताया आपको। ही, सी, इट या किसी का नाम होता है तो वह एक वचन कर्ता कहलाते हैं। तो उनके साथ में हम एस या ES का प्रयोग करेंगे। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि ES कहाँ लगता है। तो फिलहाल मेन वर्ब ध्यान रखें फर्स्ट फॉर्म होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ES लगाते हैं। तीसरी बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो हमारे पास यहाँ पर दो सहायक क्रिया है, डू और डज। आपको दिख रहा है यहाँ पर डज में एस लिखा हुआ है। इसका मतलब डज का प्रयोग जो है वो सिंगुलर के साथ होता है, मतलब एक वचन कर्ता के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तब हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा और प्लूरल जब होगा तब आपके हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रख लें, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं हमारे पास दो है इस टेंस में, डू और डज। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ यानी बहुवचन कर्ता के साथ होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ होता है। तो आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो सर्वप्रथम हम सिंपल बात करते हैं पहले पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव या पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। एफर्मेटिव वाक्य, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। तो इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप ध्यान रखें, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो ये एक क्रम रहता है अंग्रेजी बनाने के समय, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, तो कर्ता यहाँ वचन के आधार पर हमें ध्यान रखना है, एक वचन या बहुवचन जो कर्ता होते हैं उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब जो होती है उस वर्ब के अंतर क्रिया जिसको हम कहते हैं। तो हिंदी वाक्य में क्रिया हमें पता लगाना है कि कौन सी क्रिया यहाँ पर है। तो
इस तरह से हम वाक्यों को बना सकते हैं। सेकंड जो प्रकार होता है वो है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव को हम नकारात्मक कहते हैं, हिंदी में नकारात्मक कहते हैं। और उसको जब बनाते हैं तब ध्यान रखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगेगा। उसके बाद वही सिस्टम है, वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव वाक्य का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य बनाना, उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखें आप। तो इसको नोट करें आप, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर का जो वाक्य है हमारा वह है इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्यों को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हमेशा ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, उसके बाद वही सिस्टम है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जब भी बनाना होता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद चौथा है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव यानी नकारात्मक में पूछा जा रहा है। तो उस समय आप ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव हमेशा आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी इंट्रोगेटिव के हिसाब से, और नेगेटिव भी है इसलिए नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। उसके बाद वही सिस्टम है, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव मार्क्स। इसको नोट करें आप। चलिए अब ईएस कहाँ लगता है उसको लगाना अपन देख लेते हैं। जब कर्ता एक वचन होता है तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो ईएस कहाँ लगाया जाता है वह हम देख लेते हैं, और उनके अलावा बाकी सारी वर्बों के साथ एस लगेगा। ईएस में आप ध्यान रखें कि जब वर्ब के अंत में ओ, सी एच, एस एच, एस एस, एक्स या जेड होता है, तब हम उन वर्बों के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं। दूसरा ध्यान रखें कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो तथा वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट को हम कहते हैं व्यंजन, तो हो तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखें। ES कहाँ लगाया जाता है, तो वर्ब के अंत में यदि O, CH, SH, X या डबल S और डबल Z होता है तो हम ES का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जिन वर्बों के अंत में वाई होता है और वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे ट्राई लिखा है, तो ट्राई में ध्यान रखें आप, लास्ट में वाई लिखा हुआ है और उससे ठीक पहले जो है कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर वाई हट करके TR तो लिखा जाएगा, लेकिन वाई हट करके क्या लगेगा, IES लगेगा। तो यहाँ ध्यान रखें आप, एस और ES कहाँ लगता है,
और उसके अलावा बाकी जो भी वर्ब हैं उन सभी के साथ एस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कब? जब कर्ता सिंगुलर यानी एक वचन होगा तब इसका प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर के हम देखते हैं इन नियमों को। चलिए उदाहरण से हम देखते हैं इस टेंस को। पहला उदाहरण लिखा मैंने, सुनील कहानी लिखता है। तो आप सभी पहले देखें, हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आ रहा है। सुनील कहानी लिखता है। हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पर ते है शब्द आ रहा है। वह फिल्म देखती है, ती है शब्द आ रहा है। तुम जयपुर जाते हो, ते हो शब्द आ रहा है। और वे गांव जाते हैं, ते है शब्द आ रहा है। तो इससे हमें ये तो पता लग गया है कि ये जो टेंस है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब हमने सिंपल वाक्यों का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में ध्यान रखें, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले वाक्य में हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर सुनील है, तो हम लिख लेंगे सुनील। फिर वर्ब देखते हैं लिखना, लिखने को क्या कहते हैं? राइट। अब चूंकि सुनील जो है वो एक वचन है, सुनील सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने पर यहाँ एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? एस लगेगा। तो सुनील राइट्स, और कहानी को क्या कहते हैं हम? स्टोरी। तो सुनील राइट स्टोरी। सेकंड वाक्य में बात करते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? हम यानी वी। बोलने को क्या कहते हैं हम? स्पीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर एस या ई एस लगेगा क्या? तो वी जो है वो बहुवचन है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा। तब लास्ट में अंग्रेजी को इंग्लिश कहते हैं, तो यहाँ वाक्य बन जाएगा वी स्पीक इंग्लिश। तीसरे वाक्य को देखते हैं, वह फिल्म देखती है। तो वह यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या आएगा? सी। देखने को क्या कहते हैं? वॉच। अब देखते हैं यहाँ सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ एस या ई एस लगना चाहिए। तो वाक्य में वर्ब के पीछे देखो सी एच लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ इसके साथ क्या लगेगा? ई एस लगेगा। क्या लगेगा? ई एस। सी वॉचेस, और फिल्म है तो फिल्म। इस तरह से चौथा वाक्य देखते हैं, तुम जयपुर जाते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तुम को क्या कहते हैं? यू। यू बहुवचन करता है, तो जाने को क्या कहते हैं? गो। इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रीपोजिशन लगती है, हमेशा ध्यान रखें, टू। यू गो टू, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका जयपुर। इसी तरह से पांचवा उदाहरण देखते हैं हम, वे गांव जाते हैं। तो वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। जाने को क्या कहते हैं? गो। इसके साथ एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है, तो दे गो टू। और गांव को क्या कहते हैं? विलेज। दे गो टू विलेज। तो इस तरह से हम सारे सिंपल वाक्य बना लेते हैं। ध्यान रखें, अगर आप सिंपल वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य जो है वो बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण लेकर के आपको बता देता हूँ कि आप बाकी वाक्यों को कैसे बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ सिंपल वाक्य है हमारे पास, सुनील कहानी लिखता है, सुनील राइट्स स्टोरी। अब यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव वाक्य बनाना हो, तो हम ध्यान रखेंगे सुनील सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज। एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगती है और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगती है। अब नेगेटिव है इसलिए क्या आएगा? नॉट आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? राइट, और फिर स्टोरी का स्टोरी। तो इस तरह से सुनील डज नॉट राइट स्टोरी। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, मतलब डज पहले आएगा, फिर सुनील, उसके बाद वर्ब आएगी राइट, और फिर स्टोरी, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। और यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना है तो आप ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सुनील सब्जेक्ट है, उसके बाद किसका प्रयोग करना है? नॉट का, और फिर वापस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
स्टोरी ऑब्जेक्ट है और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क्स। तो इस तरह से आप आराम से जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं। केवल ध्यान आपको ये रखना है कि जब कर्ता एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे डज का प्रयोग किया जाएगा, और यदि कर्ता बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाएगा। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम बहुवचन कर्ता का। जैसे वाक्य लिखा मैंने, हम पुस्तक खरीदते हैं, या आप कह सकते हो हम पुस्तकें खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी। खरीदने को क्या कहते हैं, बाई या परचेज भी कह सकते हैं, और पुस्तकों को क्या कहेंगे, बुक्स। तो वी बाई बुक्स। अब यदि इसका नेगेटिव वाक्य बनाना है तो आप ध्यान रखें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वी बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, फिर नॉट लगाना है तो वी डू नॉट, फिर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई और यहाँ पर बुक्स, तो वी डू नॉट बाई बुक्स। इसी तरह से यदि इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, मतलब डू पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। तो डू वी बाई बुक्स और इंट्रोगेटिव मार्क्स आएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप ध्यान रखें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। वी डू नॉट, तो डू वी नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू वी नॉट, और उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क्स। तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आराम से जो है बैठ करके सीख सकते हैं, और खुद बैठ करके वाक्य बनाएं, उनका ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तभी आप सही तरीके से जो है अंग्रेजी को सीख पाएंगे। और अंग्रेजी सीखने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले आपको कुछ वर्बें जो है वो याद करनी है। तो नियम बना लें कि प्रत्येक दिन जो है वो कम से कम आप 5 वर्बें जो है वो ज़रूर याद करें, क्योंकि बिना वर्बों के जो है आप वाक्यों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो वर्बें नियम बना करके प्रतिदिन आप 5 वर्बें याद करें तो आराम से आप अंग्रेजी को सीख पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टेंस को लेकर के। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।